हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डी रॉ सीरीज़ में इकोनॉमी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एचएस प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए। ये मेरा सेकंड सेशन है। पिछले सेशन में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सिमिलरली आज के सेशन में मैं बैंकिंग और मनी सेक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, बिकॉज यही दो वो सेक्टर हैं जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो इनको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे कवर कर रहे हैं। अगर इस सेशन का आप पीडीएफ चाहते हैं जो कि आपकी रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहाँ पे एक कोर्स बना हुआ है एचएस प्रीलिम्स का, टेस्ट सीरीज का। उसमें फ्री रिसोर्सेज का फोल्डर है लाइक दिस। उसमें सारी फाइल्स हम लोग टाइमली अपडेट कर रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई इशू रहेगा तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स में रिक्वायर अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि आजकल हमने देखा बहुत सारे सरकारी कमर्शियल बैंक्स का मर्जर हो रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन ये है कि किसकी प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता रहती है। तो ऑप्शन में मिला है हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहला, और दूसरा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आप तुक्का मारने पे जाओगे तो पहली ऑब्वियस सी बात है कि आरबीआई की देख रेख में ही सब कुछ हो रहा है, तो आरबीआई की परमिशन तो चाहिए होगी। तो सवाल सिर्फ उठता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ, हमें चाहिए। बोथ 1 और 2 इसका आंसर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी अप्रूवल की आवश्यकता है। मर्जर ऑफ एक्विजिशन सिर्फ बैंक ही नहीं, कोई भी बड़ी कंपनी जिसका 1000 करोड़ से नेटवर्थ ज़्यादा है, उसमें हमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता रहती है मर्जर के केस में। ठीक है जी। जो आरबीआई है, आरबीआई को आप जानते हैं मार्केट वॉच है। अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स का जो भी मॉनेटरी सिस्टम है उसका देख रेख आरबीआई करता है। और सीसीआई जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो फेयर ट्रेड रेगुलेटर है। फेयर ट्रेड रेगुलेटर होने के नाते अगर मार्केट में कोई भी एक या दो कंपनीज का जो मर्जर मार्केट डिसिप्लिन को खराब कर रहा है, कोई मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, नई कंपनियों की एंट्री के लिए डेटरेंस बन रहा है, तो ऐसे एक्विजिशंस या मर्जर्स को सीसीआई नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। उसके लिए इसकी प्रायर अप्रूवल ले ली जाती है। तो कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ एसेट वैल्यू जो है वो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, या इसका टर्नओवर जो है वो 3000 करोड़ रुपए से जो इनकी सेल्स है वो ज़्यादा है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रायर अप्रूवल जरूरी है एज पर द कंपटीशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002। अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि सीसीआई तो बना देश में 2002 में, क्या इससे पहले देश में कोई मोनोपोलीज का वॉच नहीं था कि देश में कोई भी मोनोपोली बिजनेस कर रहा है उसको देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी थी या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। थी, 70s में बनी थी, काफी ड्रैकोनियन सा लॉ बना था। उसका नाम बताइए जिसको पता है, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बैंक बोर्ड ब्यूरो। 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया। हमें देखना है कि इसके बारे में कौन सी बातें हैं जो ठीक हैं, कौन सी बातें हैं जो गलत हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि बैंकों के जो हेड्स हैं वो ये कमेटी अपॉइंट करेगी। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि ये हेल्प करेगा बैंकों को नई स्ट्रेटजी और कैपिटल रेजिंग प्लान्स बनाने के लिए। और तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो भी ये इम्प्रूव करेगा। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है 2016 में इसको इसीलिए बनाया गया था, जब हम लोग बात करते थे ना, इंद्रधनुष मिशन आया, बैंक्स को रिकैपिटलाइज करा जा रहा है, एनपीए की प्रॉब्लम्स को देखा जा रहा है, नरसिम्हा कमेटी की बची खुची रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, और काफ़ी सारी कमेटीज उस टाइम बनती हैं बैंकिंग स्ट्रक्चर की हेल्थ ठीक करने के लिए। तो वहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो का आना ये बात को क्लैरिफाई करता था कि हम बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस को सुधारना चाहते हैं। वहाँ पे चाहे उनकी ओवरऑल गवर्नेंस की बात हो, या बैंकों के जो हेड्स को अपॉइंट करने में पॉलिटिकल प्रोसीजर था उसको, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को हटाने की बात हो, या उनके लिए नए कैपिटल रेजिंग प्लान्स की बात हो, सारी चीज़ें जो हैं वो बैंक बोर्ड ब्यूरो करता रहा है। और देखा जाए तो पिछले 2016 के बाद यूपीएससी हो गया या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, बैंक बोर्ड ब्यूरो से बार बार क्वेश्चन आते रहे। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है कि पीएससीबीज के हेड्स जो हैं वो कौन, जो सरकारी बैंकों के हेड्स कौन अपॉइंट करता है, या इसके स्ट्रक्चर पे आ जाता है, या कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसके चेयरपर्सन पे आ जाता है। तो काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडी है, आरबीआई का गवर्नर यहाँ पे नहीं रहता, चेयरपर्सन। अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, नाबार्ड इनमें से किन किन इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंसिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है? नाबार्ड के बारे में आप जानते हैं।
नाबार्ड एक डेवलपमेंटल बैंक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। 1982 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना करी गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक बात याद रखनी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको एज एन पार्लियामेंट्री एक्ट हमने पास किया था। लेटेस्ट स्टेजेस में इस एक्ट को कई बार अमेंड भी करा गया इसके ऑथोराइज्ड कैपिटल वगैरह को बढ़ाने के लिए, तो ये कंसिस्टेंटली न्यूज़ में भी रहता है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये चारों की चारों दे आर एलिजिबल टू गेट रीफाइनेंसिंग सर्विसेज फ्रॉम दी नाबार्ड। तो ये चारों बातें ठीक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इज डी। एक बात क्लियर है कि नाबार्ड की कोई इंडिविजुअल इस तरीके के ब्रांचेस नहीं हैं जो डायरेक्टली फार्मर को या रूरल एरियाज में रहने वाले इंडिविजुअल्स को लोन दे। इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देता, इट वर्क्स लाइक अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लाइक अ डेवलपमेंट बैंक। इसकी डायरेक्टली ब्रांचेस नहीं है जहां आप जाके खाता खुलवाएंगे। ये फर्दर जो हमारे एग्जिस्टिंग बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से रीफाइनेंसिंग या फाइनेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है रूरल एरिया में डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मुद्रा बैंक के बारे में कौन सी बातें ठीक है। तो पहली बात है इट विल प्रोवाइड डायरेक्ट लेंडिंग टू द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा है मुद्रा लोन विल बी अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। कैसी कौन सी बातें ठीक है? तो देखा जाए जी, दोनों ही बातें गलत हैं। पहली बात, मुद्रा बैंक भी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, डायरेक्टली ये लेंडिंग नहीं करता स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, बैंकों के थ्रू ही दिया जाता है। दूसरी बात है कि जो लोन्स हैं वो एग्रीकल्चर में अवेलेबल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज में अवेलेबल है। तो नीदर 1 और 2 इसका आंसर है। जहाँ तक मुद्रा की बात है, तो मुद्रा वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज जो देश में है उन तक पैसा फाइनेंस की अवेलेबिलिटी करवाना जिनके पास गिरवी रखने के लिए कि बहुत ज़्यादा कलेक्ट्रल है नहीं, तो सरकार उनकी खुद से गारंटर बन रही है। मुद्रा बैंक जो है वो खुद से गारंटर बन रहा है कि अगर ये लोग पे नहीं करेंगे तो हम लोग रीपे कर देंगे। नॉर्मली लोन्स में होता है ना, एक कलेक्ट्रल हमें देना पड़ता है, तो वो मुद्रा के थ्रू दिया जा रहा है। रीफाइनेंसिंग भी दी जा रही है, गारंटी भी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो है वो लास्ट माइल फाइनेंसिंग है। एनबीएफसीज हो गया, सोसाइटीज, ट्रस्ट, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्मॉल बैंक्स, इन सभी को लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब मुद्रा की जो लेंडिंग सर्विसेज हैं वो बैंक्स वगैरह के थ्रू ही दी जाती हैं, डायरेक्टली मुद्रा बैंक से लेंडिंग नहीं जाती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। मुद्रा में भी फर्दर कैटेगरीज हैं। 50,000 तक का जो लोन है वो शिशु लोन कहते हैं, 50,000 से 5 लाख तक का है उसको किशोर लोन बोला जाता है, 5 लाख से ऊपर का है उसको तरुण लोन बोला जाता है। मेन फोकस है कि जो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहाँ पे उसको धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर की तरफ लेके आना। एमएसएमईज जो भारतीय इकोनॉमी का मेन इंजन है उसको रीफाइनेंसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना। उसके बाद बात करते हैं जी, भारत 22 जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था। ये क्या है? रिसेंटली बार बार दिखता रहता है न्यूज़ में। तो आंसर है कि ये ना एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो भारतीय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अभी ETF क्या होते हैं, ये वैसे तो बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। मैं हल्का सा बता देता हूँ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वर्क्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। इट वर्क्स लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली, लेकिन ये एक्सचेंज लिस्टेड रिवर्स म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप लोग एक फंड मैनेजर को पैसा देते हैं, वो फंड मैनेजर वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है आपके बिहाफ पे। जो भी आपको मिलता है, वो जो प्रॉफिट आता है वो आपको मिल जाता है, वो अपनी फीस काट देता है ना। इट्स लाइक पब्लिक की मनी मार्केट में इन्वेस्ट हो रही है, आप पैसा देते हो, मार्केट में इन्वेस्ट होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे क्या होता है कि एक फंड ऑलरेडी एक्सचेंज जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पे एक फंड लिस्ट कर दिया जाता है, उसकी यूनिट्स के अकॉर्डिंगली आप पैसा उस फंड में इन्वेस्ट करते हो, फिर वो फंड कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। ये किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए हो सकता है, तो इसलिए इसको एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है। इट वर्क्स लाइक अ म्यूचुअल फंड। नहीं भी समझ में आया तो बहुत डीप इकोनॉमी की बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो अब इतना याद रखिएगा कि भारत 22 जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड इट वर्क्स लाइक अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड लगभग लोगों को पता होता है। अब ये करा था भारतीय सरकार ने, इसलिए करा था कि हमारी जो सरकारी कंपनीज हैं, 22 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको कैपिटल रेज करने के लिए भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमने लॉन्च किया था। इससे हुआ क्या कि हमें इंडिविजुअली इन कंपनीज के IPOs वगैरह नहीं करने पड़े, डायरेक्टली एक फंड में पैसा आ रहा है और इन कंपनीज में जा रहा है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व मनी। किसी कमर्शियल की रिजर्व मनी में फॉलोइंग कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं।
तो देखिए, ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बैंक्स रखता है, कैश जो बैंक के वॉलेट्स में रहता है, मनी जो कि बैंक आरबीआई के साथ डिपॉजिट करता है, कैश रिजर्व रेशो वगैरह। कौन सी चीज़ें? तो पहले वाली छोड़ के बाकी सारी हैं जी। 2, 3, 4 इज द आंसर। अब रिजर्व मनी कौन सी होती है? रिजर्व मनी वो है जब आप बैंक जाते हो, सभी लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, तो बैंक कुछ हिस्सा उसका अपने पास रख लेता है मजबूरीवश, या कुछ उसकी जो स्ट्रक्चरल फ्लॉ इश्यूज हैं उनकी वजह से, और बाकी का सारा पैसा लैंड कर देता है। तो रिजर्व मनी वो है जो बैंक के पास रिजर्व पड़ी है, जो उसने लैंड नहीं करी है, यानी कि किसी और सेगमेंट में इन्वेस्ट करी है, लोन नहीं दिया जिससे। तो वो कौन सी हो सकती है? तो उनके पास इन दी फॉर्म ऑफ कैश पड़ा है, कुछ गोल्ड पड़ा है, या उन्होंने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी हैं, या आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट करा है, तो दे विल बी काउंटेड एज अ रिजर्व मनी। तो 2, 3, 4 वाज द आंसर। उसके बाद है ईज 2.0 इंडेक्स के बारे में कौन सी बातें ठीक है? पहली बात है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हेल्थ, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसका एवेल्युएशन करके देता है, जिससे हमें पता लगता है कि वाकई वो रिफॉर्म एजेंडा पे स्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ये जो इंडेक्स है वो नीति आयोग ने रिलीज़ करा है। तो कौन सी बात है ठीक है? देखिए जी, पहली बात ठीक है, दूसरी बात गलत है। दूसरी बात गलत, वैसे इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि नीति आयोग का बैंक के साथ डायरेक्टली कोई लेना देना तो है नहीं। अगर पहली ठीक है तो दूसरी ऑब्वियसली गलत होगी, अगर दूसरी ठीक है तो पहली गलत होगी, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर बनता है जी 1 ओनली। दूसरी क्यों गलत है? बिकॉज इस तरीके के इंडेक्सेस या तो आरबीआई देगा या इंडियन बैंक एसोसिएशन देगी। तो ईज 2.0 इंडेक्स जो है वो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दिया है। ये एक इंडिपेंडेंट मेजर है इंडियन बैंक एसोसिएशन का, सरकारी बैंकों का रिफॉर्म एजेंडा नापने का कि भाई ठीक काम कर रहे हैं रिफॉर्म्स पे या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। तो कमेटीज और ऑर्गेनाइजेशन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी है, वो हमें देखना है। तो जैसे नबार्ड है, वो 82 में सिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन से ही उसको बनाया गया, यानी कि सिवरमन कमेटी लेट 70s में बनी थी, उन्होंने 82 में आके इसकी फाउंडेशन हमने पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू रखी। दूसरा, जो बीडी कुमार कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन से एग्जिम बैंक बनता है, लेकिन जो सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी है वो सिडबी से रिलेटेड नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ मतलब तीसरा पेयर मैच नहीं कर रहा है। 1 and 2 वुड बी द आंसर। थर्ड, सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी जो है वो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए 82 में बनाई गई थी, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आप उस टाइम इकॉनमी देखेंगे, प्राइस स्टेबिलिटी वगैरह की बात कर रहे थे तो अकॉर्डिंगली, लेकिन याद रखना सिडबी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फॉर द रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग। ये शब्द कई बार देखने को मिलता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें देखना है कि कौन से वाले के साथ जुड़ा। तो ऑप्शन आपके हैं बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। नॉर्मली लोग तुक्का मारने लगेंगे तो हम लोग तुक्का यहाँ पे लगा देते हैं, BIS पे लगा देते हैं, या हम लोग वर्ल्ड बैंक पे लगा देते हैं, क्योंकि नॉर्मली BIS बैंकिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता है, वहाँ पे लोगों का तुक्का लगना भी चाहिए। लेकिन ये उल्टा है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के इनिशिएटिव के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्ट्रेटजी है बैंकों को इंक्लूड करने के लिए। जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसका एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है। फाइनेंशियल इनिशिएटिव में बात क्या करते हैं कि प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग किसके लिए काम आएंगे, कि बैंकों को एक क्लब में लेके आना, बैंकों को एक माइंडसेट पे लेके आना, सो दैट उनका जो डिसीजन मेकिंग है, जो उनकी लैंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ क्लैश कर सके, उनके साथ इंटरमिंगल होके चल सके। क्योंकि अगर फाइनेंस ठीक तरीके से होगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स का, सस्टेनेबली डेवलपमेंट जो होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली SDGs को अचीव करने में आसानी होगी, या हमारे बाकी इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए एग्रीमेंट्स को अचीव करने में आसानी होगी। तो ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के फाइनेंशियल इनिशिएटिव का हिस्सा है, दिस प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग। ये बात याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में तंग करते हैं और ऑफन हम लोग गलत तुक्का लगा देते हैं, छोड़ के भी नहीं आते ऐसे क्वेश्चन हम। उसके बाद है नॉन फंजाइबल टोकन्स के बारे में कौन सी बातें ठीक है। इस बार ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में भी आया। तो NFTs के बारे में देख लेते हैं कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स को इनेबल करता है। दूसरी बात है ये क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स ही हैं, ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरी बात है दे कैन बी ट्रेडेड एक्सचेंज्ड एट अ इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। तो देखिए पहली बात बिल्कुल ठीक है, इट्स लाइक नॉन फंजाइबल टोकन्स हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे जो आर्ट वर्क्स हैं,
पेंट्स, पेंटिंग्स वगैरह हैं, कोई भी फिजिकल एसेट, उसका यूनिक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग NFTs का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सारा काम हो रहा है, इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लॉकचेन, जो जिस पे क्रिप्टो करेंसी भी इन्वॉल्व होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। जनरली जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। तो दोनों बातें ठीक है, लेकिन नॉन फंजिबल टोकन्स की एक बात है कि दे आर यूनिक इन इटसेल्फ। अगर आपने कोई एक पेंटिंग बनाई है, आपने उसका NFT क्रिएट कर दिया, यानी कि यूनिक डिजिटल वर्जन ऑफ दैट पेंटिंग, जो कभी कॉपी नहीं हो सकता, उसकी एक ही कॉपी बनेगी, तो वो उसको आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज एन एसेट। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो NFT में निकल के आती है, दैट इज़ यूनिक। चीज़ें यूनिक हैं। अब अगर आपके एसेट्स यूनिक हैं तो दे कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी। ये जो बात है, अगर आपकी पहली बातें में मेरी बात आप मानो कि ये यूनिक है, NFTs की बात ये है कि यूनिकनेस है। यूनिकनेस है तो वो इक्विवेलेंसी से ट्रेड नहीं होंगे। नॉन फंजाइबल है, फंजिबिलिटी होती है। फंजिबल हमारे करेंसी नोट्स हैं। आपके पास एक 500 का नोट है, उसको आप लोग दूसरे 500 के नोट से स्वैप कर लेंगे, कुछ नहीं अंतर पड़ेगा। अब आपके पास एक 500 के नोट पे अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर आपने ले लिए हैं फॉर दी सेक ऑफ कि आप ऑटोग्राफ लेना चाहते हो, उसको आप किसी और के साथ एक्सचेंज नहीं करोगे, क्योंकि दैट विल बी नॉन फंजाइबल। आप उसको अपने पास रखना चाहेंगे क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो आपका मानना है उसके साइन है। तो नॉन फंजिबल का मतलब ये होता है कि इक्विवेलेंसी से एक्सचेंज नहीं होता। दीज आर दी यूनिक थिंग्स। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है। तो फर्स्ट एंड 1 और 2 इज द आंसर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी इनकरेक्ट है, कैसे है वो मैंने दिया, पढ़ लेना। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में कौन सी बातें ठीक है। तो पहली बात, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटाइज्ड एसेट स्प्रेड थ्रू दी मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ शेयर्ड नेटवर्क। पहली बात ठीक है। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ अ नेटवर्क शील्ड्स देम फ्रॉम एनी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज। तो दूसरी बात भी ठीक है। बोथ 1 और 2 वुड बी द आंसर। जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, एक दो बातें आपने इनके बारे में याद रखनी है। क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी है, जो कि पीयर टू पीयर कनेक्शन प्रोवाइड करती है। दो या जो भी नोड्स हैं, जो ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं, सेंडर और रिसीवर ऑफ द मनी, जो क्रिप्टो करेंसी है, उनमें डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड किया जाता है विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी, इंस्टीट्यूशनल थर्ड पार्टी। कोई बैंक नहीं है, कोई रिजर्व बैंक नहीं है, कोई सरकार नहीं है। ये संभव होता है एक नई टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है ब्लॉकचेन के माध्यम से। तो ब्लॉकचेन एक न्यू टेक है जिसपे अभी दुनिया की सारी क्रिप्टो करेंसीज काम कर रही हैं। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बिटकॉइन है। अब इसको इतने लोग पॉपुलरली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, कि पीयर टू, डिसेंट्रलाइज का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, विदाउट एनी थर्ड पार्टी। तो डिसेंट्रलाइज नेचर जो है वो सरकारी रेगुलेटरी बॉडीज़ की इंटरफेरेंस, वो जो टैक्स रेट्स हैं उनसे बचाने का काम करता है, अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हो। आजकल क्रिप्टो को लेके बहुत सारी ट्रेडिंग ऐप्स भी आ चुकी हैं, तो उनका तो पैटर्न वही हो गया कि सरकार उनको रेगुलेट कर रही है। आप पता कर लेती है गवर्नमेंट की कौन लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वाकई पैसे ले रहे हो, तो वो आइडेंटिफाई कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। सो ये थी इकॉनमी के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में भी हम इस तरीके के टॉपिक्स कवर करेंगे टिल द HCS प्रीलिम्स, सो दैट आपका इकॉनमी का सेक्शन अच्छे से रिवाइज हो सके। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।